वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स फॉर जीएस पेपर 4 और बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो हमने उसमें डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ एथिकल लिविंग। और एथिकल लिविंग में हमने जाना कि हमें एथिकल प्रिंसिपल्स को जानना भर नहीं है या फिर अप्लाई पर्सनल लेवल पर नहीं करना है, हमें उसके साथ साथ जहां भी एथिकल प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं वहां पर भी एथिकली रिस्पॉन्ड करना है। मीन्स एथिकल लिविंग इज अबाउट एथिकल रिस्पॉन्स। और वो एथिकल रिस्पॉन्स अकेला दो या चार लोग जब एथिकल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो तब ही ना हो, वो दिखाई पड़े जब आपका पूरा इंस्टीट्यूशन करप्ट हो, जब आपका पूरी सोसाइटी करप्ट हो, फिर भी आप एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिक्वेंसेस। अब वो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? वो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी पेंशन को रोका जा सकता है, आपके साथ के करप्ट जो एम्प्लॉयज हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको मॉक कर सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकती है। उसके बावजूद भी आप एथिकल प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एथिकल लिविंग। ये पूरा कंक्लूजन हो गया कल के लेक्चर का। उस लेक्चर में हमने बात किया था एक केस स्टडी की। उस केस स्टडी में हमने जाना था क्या, इंस्टीट्यूशनल करप्शन के बारे में। और दूसरा जो पीवाईक्यू डिस्कस किया था वो था विशल ब्लोइंग के बारे में। हमने जाना था विशल ब्लोइंग के बारे में, क्या होता है विशल ब्लोइंग और उसमें एथिकल डायलेमा क्या है। डायलेमा वहां पर क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात करें। क्यों? जबकि अगर हम विशल ब्लोइंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को तो हर्ट कर ही रहे हैं ना, और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं। तो ये एक डायलेमा बना रहता है जब भी एक विशल ब्लोअर विशल ब्लोइंग करता है। आज हम स्टार्ट करेंगे द रेलेवेंस एंड रोल ऑफ एथिक्स। अभी तक हम एथिक्स के बारे में जान चुके हैं, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरलिटी। आज हम उसका रिलेवेंस देखेंगे। ये गुड एंड बैड की अगर जानकारी हो जाए उससे होता क्या है, उसका मतलब ही क्या। या इसको और एक हेडिंग में पढ़ते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स डील्स विद। तो ये किसमें डील करता है? अब देखिए रिलेवेंस क्या है, नॉलेज दैट डिस्क्राइब्स राइट, रॉन्ग, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। ये तो हमने एथिक्स की डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल ही जाती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है। एथिक्स में ये तो पता लग जाता है। मीन्स हमारी नॉलेज तो इनरिच होती है। चलिए और क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट। तो ये जो ब्रांच है फिलोसफी की वो ह्यूमन कंडक्ट पर फोकस करती है। तो यहां पर रिस्पॉन्स की बात है, आप जब अनएथिकल एक्ट हो रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये डिसाइड होता है कि आपने एथिक्स को कैसे पढ़ा है, समझा है, जाना है। हाउ टू बिहेव विद अदर्स इन पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो कैसे आप दूसरों के साथ पर्सनल कैपेसिटी में बिहेव करते हैं और कैसे आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में बिहेव करते हैं, ये आप सही से जान पाएंगे जब आप एथिक्स को पढ़ेंगे। फोकस ऑन मोरल जजमेंट्स। तो मोरल मीन्स अबाउट गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। तो ये जजमेंट कर पाए, जजमेंट का मीनिंग आप कुछ कंक्लूजन पर पहुंच पाए, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो ये कैसे हो रहा है? एथिक्स के द्वारा। व्हेन वी कॉल समबडी बैड देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब देखिए ये फोकस करिए की टर्म रीजन पर। देखिए किसी को बैड कह देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस बैड को जस्टिफाई कर पाए। तो एथिक्स से हमें ये नहीं पता लगता कौन बैड है और कौन गुड है, हम बस जस्टिफिकेशन सीख जाते हैं। अच्छा बैड है तो इन वर्च्यूज के आधार पर बैड है, अगर गुड है तो इन वर्च्यूज के आधार पर गुड है, या ये एथिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर ये गुड है, ये बैड है। ये जस्टिफिकेशन जो है, ये रीजनिंग जो है, वो ही हमें एथिक्स बताते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, व्हाई हिटलर इज बैड फॉर यू। हिटलर को जान लेना कि वो गलत इंसान था, ये भी एथिक्स में है, लेकिन वो क्यों गलत इंसान था इसको जस्टिफाई कर देना, ये भी एथिक्स हमें कहीं ना कहीं सिखाता है। इट इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू हेल्प ह्यूमंस इन लीडिंग गुड लाइफ बाई मेकिंग देम मोरली अवेयर। देखिए ये तो सब जानने की कहानी है, दूसरों को जानने की कहानी है। आपकी जिंदगी में एथिक्स कैसे काम आ रही है, आपकी जिंदगी को ये अच्छा बनाता है।
क्यों? क्योंकि आप कुछ मोरल प्रिंसिपल्स को जान पाते हैं, कुछ सोशल प्रिंसिपल्स को जान पाते हैं, सोसाइटी में क्या अच्छा समझा जाता है, आप पर्सनालिटी को वैसा बना पाते हैं, और ये एथिक्स ऐसे ह्यूमन को हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स। तो एथिक्स से क्या हो रहा है, हम मिस्टेक्स को मिनिमाइज करेंगे। जैसे मौका मिला चोरी करने का, तब भी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी केस स्टडीज सॉल्व कर चुके हैं जीएस पेपर 4 में। मौका मिला इंस्टीट्यूशनल करप्शन करने का, फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके कंसिक्वेंसेस को पहले से पढ़ चुके हैं। तो इस नॉलेज को कहा जाता है विजडम। दूसरी की गलतियों से सीखने को ही विजडम कहा जाता है। ये नहीं कि हम गलती करेंगे फिर सीखेंगे, नहीं, आप दूसरे की गलतियों से भी अवेयर जब हो जाएं तो आप एक विजडम वाले व्यक्ति हैं। लाइफ इज ऑलवेज गुड, द ओनली प्रॉब्लम लाइज इन बैड डिसीजन मेकिंग। तो लाइफ तो हमेशा गुड ही होती है, लेकिन बैड कब हो जाती है, जब आप बैड डिसीजंस ले लेते हैं। तो उस डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है एथिकल नॉलेज। तो हमें सही ट्रैक पर ले जाती है कौन, एथिकल नॉलेज। तो ये है रिलीवेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। गाइडिंग डिसीजन मेकिंग, तो ये जो बात है, तो डिसीजन मेकिंग की बात, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, मींस समाज में ही रहता है इंसान, अलग तो रहता नहीं है। अनलाइक अ पर्सन मरूंड और आइसोलेटेड ऑन एन आइलैंड, ऐसा तो नहीं कि एक आइलैंड में सिंगल ह्यूमन कहीं रह रहा है, और एक आइलैंड में एक ह्यूमन जब फंस जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी मूवी है, द मूवी कास्ट अवे। वहां पर क्या दिखाया गया है, जो एक्टर है वो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक आइलैंड पर फंस जाता है। उसको आइलैंड पर 4 से 5 साल बिताने पड़ जाते हैं, उसके आसपास कोई ह्यूमन नहीं होता है। तो फिर वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है, कैसे वो एक फुटबॉल से दोस्ती कर लेता है, फुटबॉल का नाम रख देता है और उसके आसपास ही अपनी जिंदगी को बिताता है। तो ये जो जिंदगी है कास्ट अवे, और उसमें ये भी दिखाया गया है फिर से जब वो अपनी पुरानी वाली लाइफ में पहुंच जाता है, वापस पहुंच जाता है लोगों के बीच, उसकी लाइफ में क्या चेंज होता है। तो ये जो मूवी है इसमें बताया गया है कैसे इंसान सोशल एनिमल है, और जब उस सोसाइटी से अलग हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है, क्या उसे प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब बातें इस मूवी में की गई हैं। तो कास्ट अवे मूवी देखिएगा और इसको मेंशन कर सकते हैं आप अपने आंसर्स में। जब सोशल एनिमल की बात आए तो आप फिर कास्ट अवे मूवी लिखिएगा। आवर डिसीजंस इनएविटेबली इम्पैक्ट अदर्स, तो हम जिंदगी दूसरों के साथ ही जीते हैं, और एथिक्स में अकेले आपकी बात नहीं है, उसमें दूसरों की भी बात होती है, दूसरे को समझा जाता है। तो इसी में कंसेप्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये अपने के बारे में तो है ही, लेकिन दूसरों के बारे में भी है। एथिक्स एक्ट्स एज अ स्केल टू वे आवर चॉइसेस, मेकिंग अस सेंसिटिव एंड मोरली अवेयर ऑफ द consequences of our actions, such as avoiding deception because it is hurtful। तो हम धोखा क्यों नहीं देते, क्योंकि धोखा देने का कंसिक्वेंस हमें पता होता है थ्रू एथिक्स। क्योंकि धोखा देकर क्या होगा, दूसरे को हर्ट महसूस होगा, दुख मिलेगा, तो हम धोखा नहीं देंगे, तो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। तो ये अकेले आपकी बात नहीं है, क्योंकि आप सोशल लाइफ जी रहे हैं, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या चॉइस करते हैं ये भी हमें एथिक्स से पता लगता है। कंप्रीहेंडिंग मॉडर्न सोशल इश्यूज, तो यहां पर एक की टर्म है मॉडर्न। अब इस मॉडर्न को इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में अलग तरीके से लिया जाता है, और वेस्टर्न सोसाइटी को के रिस्पेक्ट में अलग तरीके से लिया जाता है। वेस्टर्न सोसाइटी में ये जो मॉडर्निटी है वो आप समझ लीजिए 1750s ऑनवर्ड समझिए, और इंडियन सोसाइटी में मॉडर्निटी आप समझिए 1950s ऑनवर्ड्स। तो इतना अंतर है। तो इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या सोशल इश्यूज हैं ये भी हमें एथिक्स से पता लगते हैं। जैसे एज वी मूव फर्दर इनटू द 21st सेंचुरी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, रोबोटिक्स, जेनेटिक्स क्रिएट न्यू एथिकल डायलेमास। अब देखिए एक इसका अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक एआई ड्रिवन कार है, एआई ड्रिवन कार ये एक्सीडेंट करती है, एक्सीडेंट तो होगा ही। अब उसमें ड्राइवरलेस कार है, कोई उसमें ड्राइवर है नहीं, अच्छी बात है। अब एआई को या जो उसमें कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है उसको डिसीजन लेना है, एक्सीडेंट होने वाला है, और वो एक इंडिविजुअल को किल करे या किन्हीं 4 इंडिविजुअल को किल करे। तो एथिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्यूटर्स एज वेल, क्योंकि अब एथिकल डिसीजन मेकिंग एआई में भी चाहिए। तो एआई इंटीग्रेटेड एथिक्स,
तो ये जो कंसेप्ट है अब ये मॉडर्न सोशल इश्यू बने जा रहे हैं। ऐसे ही रोबोटिक्स में है, ऐसे ही जेनेटिक्स में है। Ethics helps us grapple with complex issues like data privacy, bodily autonomy, and determining responsibility in accidents involving driverless cars. तो अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो इथिक्स जो है वो हमें सोशल डायनेमिक्स को समझने में भी मदद करता है। जैसे सोशल स्टेटिक्स की जो बात है कि समाज एक समय में एक स्थान पर कैसा है, ये तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रीड कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री में, जैसे पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन सोशल डायनेमिक्स को हम रीड करते हैं एथिक्स में, इवन सोशियोलॉजी में सोशल डायनेमिक्स की बात होती है। सोशल डायनेमिक्स को एक टर्म और है, इसको कहा जाता है सोशल चेंज। समाज में हो रहे चेंज के बारे में भी इन सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है। अब देखिए, एक्टिंग ऐसा सोशल ग्लू, तो समाज को जोड़ता है, तो इसको एक और शब्द है पॉजिटिव सॉलिडेरिटी। पॉजिटिव सॉलिडेरिटी। Ethics is the glue or cement that holds a community together. अब देखिए, आप मान लीजिए कास्ट ग्रुप से हैं। आपका कास्ट ग्रुप एक साथ कब आता है? एक साथ तभी आता है जब उनमें एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होती है। तो जो ट्रस्ट की भावना है, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर लोग एक साथ आते हैं। तो कम्युनिटी एक साथ कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आते हैं, लेकिन वो जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सलिस्टिक होने चाहिए, ना कि पर्टिकुलरिस्टिक। पर्टिकुलरिस्टिक। तो पर्टिकुलरिस्टिक कहाँ मिलेंगे आपको? आपको दिख जाएंगे कास्ट बेस्ड सोशल ग्रुप में। और यूनिवर्सलिस्टिक कहाँ दिख जाएंगे आपको? लाइक मॉडर्न ऑफिस। तो मॉडर्न ऑफिस की बात करें, जैसे गूगल है, तो गूगल में कहाँ कहाँ के लोग काम करते हैं? इंडिया के, पाकिस्तान के, चाइना के, यूएस के, यूके के। तो अब देखिए, इतनी सोसाइटीज के अगर अलग अलग लोग एक साथ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम वैल्यूज साथ में ला रहे होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर बोल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। वो प्रिंसिपल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? इथिक्स से। इसीलिए वो प्रिंसिपल सोशल ग्लू का काम करते हैं, सीमेंटिंग का काम करते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं उसकी बात करते हैं। विदाउट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। तो अगर आपको यूनिवर्सलिस्टिक पैटर्न वाली सोसाइटी में काम करना है, मिलके रहना है, तो ये वैल्यूज बहुत जरूरी हैं, जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, ट्रस्ट। और अगर ये हट जाए, ट्रस्ट इवेपोरेट्स एंड सोसाइटी बिकम इम्पॉसिबल टू सस्टेन। आप किसी सोसाइटी से ऑनेस्टी हटा लीजिए, ट्रुथफुलनेस हटा लीजिए, तो ट्रस्ट अपने आप चला जाएगा। और जैसे ही सोसाइटी से ट्रस्ट हटा, वैसे सोसाइटी भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लोग एक साथ रहेंगे ही नहीं। अब प्रिंसिपल है सत्यम वद धर्मम च, मीन्स स्पीक द ट्रूथ, अवॉइड बाय द लॉ। इन एंशियंट ट्रेडिशंस द कोर मैसेज फॉर स्टूडेंट्स एंटरिंग द वर्ल्ड। तो जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खत्म करके सामाजिक जिंदगी में वापस जाते थे, वह सिंपली टू स्पीक द ट्रूथ। उनसे बोला जाता था कि आप ट्रुथ बोलिएगा। क्यों? ट्रुथ से क्या होगा? ट्रस्ट बनेगा, आप पे लोग विश्वास करेंगे, और जिस वजह से आप सोसाइटी में इंटीग्रेट हो पाएंगे। अगर आप ट्रस्ट वायलेट कर रहे हैं, मीन्स ट्रुथ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, आप किसी दुकान पे मान लीजिए कुछ एक कमोडिटी परचेस करते हैं और आप वहां पे उधार कराते हैं। आप कहते हैं 2 दिन बाद मिल जाएगा। 2 दिन बाद वो आपको फोन करता है शॉपकीपर, आप कहते हैं अभी नहीं, 2 दिन बाद। ऐसे 2 दिन करके आप बार बार उसको टहलाते हैं। अब आप समझिए, क्या आपने ट्रस्ट ब्रीच किया? जी हाँ, किया। अब ट्रस्ट ब्रीच करने के बाद वो शॉपकीपर आपको अपनी शॉप में एंट्री देगा? शायद नहीं देगा। तो आपने जैसे ही ट्रस्ट ब्रीच किया, आपका इंटीग्रेशन हट गया, टूट गया। किससे? उस शॉपकीपर से। ऐसे ही आपने ट्रस्ट ब्रीच किया उस पूरे मार्केट के शॉपकीपर से, तो आपकी एंट्री बैन हो गई पूरे मार्केट में। आप खुद ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है, लोग आपको कुछ देंगे ही नहीं। तो सोसाइटी ट्रस्ट के आधार पर ही इंटीग्रेट करती है, और ट्रस्ट टूट जाता है तो सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और ट्रस्ट कहां से आता है? वैल्यूज लाइक ट्रुथ, वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, ये ट्रस्ट बनाती हैं और यही सोसाइटी बनाती है। तो एथिकल प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना। इसके बाद क्या हो रहा है? जैसे ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, इससे क्या हो रहा है? ट्रस्ट बन रहा है।
ट्रस्ट से क्या हो रहा है, सोसाइटी बन रही है। तो आप अगर सोसाइटी देख रहे हैं अपने आसपास, तो वो सोसाइटी क्यों है? क्योंकि ट्रस्ट था। ट्रस्ट क्यों था? क्योंकि ट्रुथ और ऑनेस्टी लाइक वैल्यूज लोग जानते थे। और वो लोग कैसे जानते थे? क्योंकि एथिकल प्रिंसिपल्स को जानते थे। और एथिकल प्रिंसिपल्स को क्यों जानते थे? क्योंकि वो एथिक्स को जानते थे। अब देखिए, एथिक्स की वजह से ही सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। एनरिचिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पर्सनल लाइफ की क्वालिटी भी एनरिच हो जाती है। एथिक्स इंश्योर दैट वी कैन लिव हार्मोनियसली एंड प्रैक्टिस प्रोफेशंस ऑनेस्टली। तो मैंने जैसे आपको जो गूगल की बात बताई, वो भी इसी के साथ है। विदाउट अ फंक्शनल मोरालिटी, लाइफ वुड मिरर द हवेशियन स्टेट लाइक सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रुटिश एंड सॉर्ट। तो ये चीजें अगर हटा दी जाएं तो फिर लाइफ ऐसी बन जाएगी और फिर सोसाइटी रहेगी नहीं। सोसाइटी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बन पाई क्योंकि सोसाइटी में बन पाया ट्रस्ट। और अगर ट्रस्ट हट जाएगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, मींस सोसाइटी जो ऐसे दिख रही है वो भी नहीं रहेगी। ये बात कुछ है। डेवलपिंग अ पॉजिटिव मोरल आइडेंटिटी। अब देखिए, बात करें सोसाइटी की या सोशोलॉजी की, वहां पर मोरल और सोशल वर्ड आपस में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मोरल और सोशल। और एक स्कॉलर है उसमें डर्कहाइम, वो इसको इंटरचेंजेबली तो बहुत बार यूज करते हैं। मोरल फैक्ट कहेंगे, सोशल फैक्ट कहेंगे, तो वो सोशल और मोरल वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब देखिए, बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी हैज अ डीप मोरल डायमेंशन, हाउ अदर परसीव्स योर ट्रस्टवर्दीनेस। अब देखिए, आप ऐसा पर्सन, मान लिया आप एक पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में बहुत सारी डायमेंशंस हैं। फिजिकल अपीयरेंस आपका कैसा है, ठीक है। सोशल अपीयरेंस कैसा है, मीन सोशल अपीयरेंस का मतलब क्या है, आप किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट ग्रुप के हैं, ये भी मायने रखता है आपकी पर्सनालिटी में। और क्या एक डायमेंशन है, वो है मोरल डायमेंशन। मोरल डायमेंशन, देखिए, मोरल डायमेंशन का मीनिंग है कि आप अच्छे को अच्छा बोल पाते हैं और खराब को खराब बोल पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सोसाइटी में आपकी एक अलग ही पहचान होगी। हाउ अदर परसीव योर ट्रस्टवर्दीनेस, तो लोग कैसे कहेंगे, यार वो बहुत बढ़िया इंसान है। तो आपको बढ़िया बोल देना सोसाइटी के द्वारा, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये डे टू डे बेसिस पर एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कहानी है। तो जैसे कैपिटल के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल, तो कैपिटल में 3 कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल जो वेल्थ की बात करता है, आपके पास संपदा कितनी है, धन कितना है। दूसरी कैपिटल है सोशल कैपिटल, मींस आप सोशल ग्रुप्स को कितना जानते हैं। क्या आप एक बार फोन करेंगे और आपके यूपी से सभी जिलों से लोग आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। आप ऐसे सोशल ग्रुप्स में अपनी पकड़ बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई, मींस आप उन सोसाइटी के लोगों को कैसे जानते हैं, ये है सोशल कैपिटल। और इसके अलावा जो बात है वो है कल्चरल कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है समझना। कल्चरल कैपिटल मींस सोसाइटी आपको कैसे जानती है, सोसाइटी आपको कैसे देखती है, यार वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, वो बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। तो इस बात को जज किया जाता है कल्चरल कैपिटल से। तो अकेला इकोनॉमिक कैपिटल या वेल्थ होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, होना चाहिए आपके पास सोशल कैपिटल, होना चाहिए आपके पास कल्चरल कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल कैसे बनेगी, जैसे आप अच्छा बोल लेते हो, आप अच्छा लिख लेते हो, आप अच्छे से खा लेते हो, आप अच्छे से लोगों के साथ बात करते हो, लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, ये सब बातें कल्चरल कैपिटल में आती हैं और उससे ही सोसाइटी आपको जज करती है। तो ये जो ट्रस्टवर्दीनेस की बात है, ये कल्चरल कैपिटल की बात है। अब देखिए सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं। सोक्रेटिस आर्ग्यूड दैट ओनली अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एंड प्रैक्टिसेस एथिक्स कैन लीड अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट एंड ट्रू हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस है तो क्यों है एज पर सोक्रेटिस, क्योंकि लोग पहली बात तो अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं एथिक्स को। तो एथिकल प्रिंसिपल्स को जानना और उनको अप्लाई करना, यही है हैप्पीनेस की चाबी। तभी आप खुश होंगे जब आप ये कर पाएंगे। ये कौन बोल रहा है, सोक्रेटिस। तो ये जो वर्च्यू एथिक्स है, इनकी ही अंडरस्टैंडिंग से आती है वर्च्यू एथिक्स। तो वर्च्यू एथिक्स पढ़ने से पहले हम सोक्रेटिस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, वो क्या बोल रहे हैं वर्च्यूज के बारे में। तो हैप्पीनेस के पीछे की भी क्या बताया इन्होंने, आप एथिक्स को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हैप्पी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एथिकल प्रिंसिपल्स को, और प्रैक्टिस में मीन्स एथिकल लिविंग।
एथिकल लिविंग, शोकेसिंग योर एथिक्स। एथिकल लिविंग कहिए या रिस्पॉन्डिंग की बात, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब कुछ अनएथिकल होता है, और वो भी 2 लेवल पर, पर्सनल और प्रोफेशनल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये बात रही इथिक्स की, द रिलेवेंस एंड रोल ऑफ एथिक्स इन अवर लाइफ और द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स डील विद। तो इस हेडिंग में हमने ये पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज। थैंक यू, कीप लर्निंग।